मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे नाम के आगे #डॉटर ऑफ GB लगाते हैं। ये फैमिली का इशू ना ये सोसाइटी में हमारे है, ठीक है। हर कोई अपनी फैमिली से बहुत डर रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। पाकिस्तानी म्यूज़िक एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं है। रोल बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का, नंबर्स का। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट व्हाट दे डू इज़ दे पे द ब्लॉगर्स मंथली। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में सूफ़ी रॉक को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली खातून सिंगर नताशा बेग। इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि नताशा आजकल क्या कर रही हैं। नताशा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइम स्क्वायर पे फीचर होने के लिए। कितना बड़ा प्राउड मोमेंट था आपके लिए? मेरे लिए मुझे लगता है मैं अभी तक जो है ना उस चीज़ से बाहर नहीं आई हूँ और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। और मज़े की बात ये है कि ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि दैट मेक्स मी द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम हुंजा हु हैज़ मैनेज टू गो एंड हैव अ बिलबोर्ड देयर लाइक एट NYC। सो इट फील्स ग्रेट। मतलब मुझे अभी भी एक ख्वाब लगता है। अच्छा नताशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि समीना बेग भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी टाइम वही टाइम था, उसी टाइम वो भी उसी टाइम पर फीचर हुई और उनका नाम भी इट्स अमेजिंग एंड इट्स क्रेजी। दो बेग्स, हाँ, एक तो एक ही जगह के और बेग्स। हालांकि मुझे नहीं लगता हम रिश्तेदार है, पता नहीं मुझे क्योंकि कहीं से भी रिश्तेदारी निकल आती है ना हमारी। बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये समीना बेग और मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। और पता नहीं, मुझे लगता है हमारी कोई कनेक्शन है, क्योंकि 2013 में मैं अपनी लाइफ में मेरा सबसे पहला जो एक म्यूज़िक स्टेप था, जो डेयरिंग स्टेप था एज अ हुंजाई गर्ल कमिंग टू दिस म्यूज़िक वाज 2013, बिकॉज मैंने एक रियलिटी शो में पार्ट लिया था एंड आई वाज लाइक ऑन द न्यूज़ एवरीवेयर। एंड एट द सेम टाइम समीना बेग वाज ऑन द न्यूज़ रिगार्डिंग माउंट एवरेस्ट के, उन्होंने वो मतलब सबमिट किया था उस टाइम पे। और तब हमारी न्यूज़ एक साथ आई थी कि नताशा बेग एंड समीना बेग। और इस बार फिर वही हो गया कि समीना बेग, नताशा बेग। एंड लाइक इट्स क्रेजी कि व्हेनेवर शी गोज ऑन अ माउंटेन, शी एक माउंटेन सबमिट करती है तो कुछ मेरे साथ भी हो जाता है। तो आई थिंक शी इज़ लकी। तो फिर कोई मुलाकात उनसे है, कोई दोस्ती वगैरह? हम राब्ते में हैं, लेकिन कभी हम फिजिकली नहीं मिले, लेकिन राब्ते में हैं। और हम वी फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम एंड वी एक्चुअली टेल ईच अदर के हाउ प्राउड वी आर एक दूसरे के। सो या वी डू टॉक एंड शी इज़ अमेजिंग। बीइंग अ हुंजाई गर्ल, एक तो पाकिस्तानी लड़की और फिर उसके बाद हुंजा से, कहा जाता है कि जो हुंजा है वहाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, पढ़ाई का रुझान बहुत ज़्यादा है। आपके लिए डिफ़िकल्टी हुई जब आप म्यूज़िक में आई? देखिए हुंजा का ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं वो लोग, और माशाल्लाह एजुकेशन को बहुत तरजीह देते हैं, चाहे वो और जेंडरलेस, मतलब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एजुकेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। हाँ, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक एंटरटेनमेंट साइड पे आना, वो भी एक लड़की का आना, वो एक बिज़ार आइडिया था उनके लिए, एक वियर्ड आइडिया था कि यार ये क्या हो गया। तो मुझे अंदाज़ा था कि शुरू में तो प्रॉब्लम्स होंगी, और मुझे टेंशन ये नहीं थी कि मतलब सोसाइटी या कुछ बोलेगी या मुझे हुंजाई कम्युनिटी कुछ कहेगी। मतलब आई वॉज रेडी टू टेक ऑल द बैशेस, बट द हर्टफुल वॉज द बैशेस दैट वर कमिंग फ्रॉम माई फैमिली। सो बट आई डेल्ट विद इट, मतलब वो तो डील कर लिया मैंने। बट ये है कि नहीं, अब जाके अब तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे नाम के आगे #डॉटर ऑफ GB लगाते हैं। सो दैट्स ब्यूटिफुल, लाइक पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, और एक आइडिया मैं लेकर आई और अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक देयर आर पीपल हु आर नाउ एक तरह से वो सोच रहे हैं कि चलो इस फील्ड में आया जा सकता है, मोस्टली लड़कियां। अब आपके बाद और लड़कियां आ रही हैं इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से मैं इस तरह की वीडियोस आए दिन देख रही होती हूँ जिसमें उन्होंने अपनी गाने बनाए, मतलब गाने कवर्स करके डाल रही होती हैं। इतनी भी अगर उनके अंदर हिम्मत आई है ना तो बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह आई थिंक एंड आई एम श्योर आई शुड नॉट बी द ओनली गर्ल इन दिस इंडस्ट्री, और हुंजाई लड़कियों को आने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो मुझे ऐसा लगा कि हुंजा के लोगों ने तो आपको उस वक्त वार्म वेलकम किया और एक्सेप्ट किया कि एक हुंजा की लड़की जो है वो आ रही है, फीचर हो रही है, काम कर रही है। लेकिन शायद रिश्तेदारों ने या फैमिली ने थोड़ा सा, फैमिली का बहुत मसला था, क्योंकि है मतलब आई थिंक ये फैमिली का इशू ना ये सोसाइटी में हमारे है, ठीक है। हर कोई अपनी फैमिली से बहुत डर रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे माँ बाप डर रहे होते हैं कि पप्पा पप्पी क्या कहेंगे, चाचा चाची क्या कहेंगे। तो ये वाले प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे भी थे, और हर बात पे यही हो रहा था, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये कैसे कर रही है, हमारे कल्चर में नहीं है। तो मैंने भी फ्रस्ट्रेट होकर बोला, कल्चर किसको बोलते हैं? कल्चर इंसान बनाता है, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी हक है कि मैं कुछ कल्चर में कुछ नया लेकर आऊँ।
तो फॉर मी आई वुड से कि कोई भी ऐसी बाउंड्री जो मतलब, क्योंकि देखो सही और बुरे में हम भी फ़र्क कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो जब तक कोई चीज़ आपको मतलब जिसमें आपको कोई चीज़ कोई बुराई दिख नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बुरी नहीं है। और अल्लाह ने मतलब, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, एक इंसान हूँ, एंड आई हैव ऑल द पावर टू bring an idea and present it and see if it works or not. So this is what I did, and फिर gradually now, like even my relatives, they want to tell everyone that I'm their relative. So this is how it changes, you know. Now you become a role model. Kind of, you can say that. अब तो हर कोई एक दूसरे को बता रहा है कि अगर ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरी cousin है, तो that means that now मतलब मेरी सक्सेस देखने के बाद आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं करती कुछ अचीव, तो शायद मैं ख्वारी हो रही होती। तो अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त म्यूज़िक में क्या हो रहा है? म्यूज़िक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी सेकंड एल्बम रिलीज़ की है। खिरत नाम है, अल्लामा इकबाल को हमने ट्रिब्यूट दिया है, और उसी की मैं मज़ीद म्यूज़िक वीडियोस पे काम करना चाह रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जब से ख़त्म हुआ है तो शोज़ का रुझान वापस आ गया है, तो वो ज़िंदगी में थोड़ी सी बोलते ना कि एक नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है, क्योंकि बीच में 2 साल सिर्फ मैंने ही नहीं, हर किसी ने बहुत बुरी तरह सफ़र किया था। तो जब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो अब अंदर से और ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं और नया काम करने की। तो कुछ सिंगल्स पे भी काम कर रही हूँ और अगली एल्बम की भी तैयारी पकड़ रही हूँ, तो बहुत कुछ है। ये जो आप अपने ही वीडियो एल्बम्स और अपने ही म्यूज़िक की बात करें, कुछ टीवी या ओएसटीज़ या फिर पाकिस्तानी फिल्म्स वगैरह के लिए बैकग्राउंड स्कोर्स? Well, that depends. It's not like कि मैंने किया नहीं है. I've done songs for movies and I've done OSTs for the dramas. But मेरे पास I would say कि quantity बहुत कम है, because the thing is कि क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में लोग अपने कंफर्ट में ही खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने कंफर्ट में ही है कि बस एक प्रोड्यूसर है, उसी को सब लोग जाके दे रहे हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन वो बस 1-2 ही होंगे प्रोड्यूसर जिनको सारा काम जा रहा है, और बाकी प्रोड्यूसर बस बैठ के वेट कर रहे होते हैं काम का। दूसरा ये कि फिर वही सेम नाम जो हैं सिंगर्स में, वही बार बार रोटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि दे आर इन, सो दे वांट टू जस्ट कीप यूजिंग देम। तो मेरे हिसाब से एक तो पहली बात, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में बहुत सारे बेतहाशा सिंगर्स हैं। शायद हमें गाने बहुत पता है लोगों के, लेकिन हमें ना उनके नाम पता है सिंगर्स के, ना उनकी शक्लें याद हैं, पता है बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वैरायटी बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है। एंड सो यू नो, बट दैट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। पाकिस्तान आई स्टिल डोंट काउंट इट एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री भी जो है बेचारे अपने बलबूते पे काम कर रही है। कोई गवर्नमेंट वाली हेल्प या अब जाके शायद थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। तो वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री का लेबल में नहीं दे सकती फ़िलहाल, फिल्म को भी नहीं, म्यूज़िक को भी नहीं, ड्रामा शायद फिर भी, क्योंकि ड्रामा बहुत टाइम से हो रहा है। तो होता ये कि वो फिर उसी एक ही सर्कल में बस कंफर्ट जोन में खेल रहे होते हैं। तो बाकी बाहर कौन और सिंगर्स हैं या और कितने प्रोड्यूसर्स हैं, और दूसरा नौयत भी नहीं जानते कि किस गाने में किसकी आवाज़ बैठेगी, बस एक सिंगर है उससे सब गवा दो। तो जिसकी वजह से जो है फिर आई थिंक बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो सिर्फ अपने ही म्यूज़िक निकाल रहे होते हैं, वो कोई फिल्म का गाना नहीं गा रहे होते, वो कोई ओएसटी नहीं कर रहे होते, बिकॉज उस तरह की चीज़ वो एक ही सर्कल में घूम रहा है। ये तो चीज़ तंग करती है? तंग करती थी, लेकिन अब मुझे इसलिए नहीं करती है क्योंकि बहुत सारा काम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे पास आता है तो मतलब जिस तरह का काम अभी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, सॉरी टू से, मतलब ऑब्वियसली अभी भी काम मिलेगा तो मैं करूँगी, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, लेकिन मुझे दिली खुशी नहीं होती है, क्योंकि हम अभी भी जो फिल्म का जो म्यूज़िक बना रहे हैं, दैट्स नॉट अप टू द मार्क आई वुड से। मतलब हम एक वैसी चीज़ बना रहे हैं जो शायद इंडिया करके छोड़ चुका है, डन एंड डस्टेड, अब हम उसको उठा रहे हैं। हम अपना कुछ नयापन, हाँ कुछ मूवीज़ होती हैं, कुछ मतलब बहुत सारे एक झमगटे से एक आध मूवीज़ निकल आती है जिसका म्यूज़िक, जिसकी स्टोरी कोई आउट ऑफ द बॉक्स होती है। जिस तरह लाल कबूतर का म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा था, और कमली मैंने अभी तक नहीं देखी पर मैंने बहुत तारीफ़ सुनी, एंड आई एम श्योर इट्स अ मास्टरपीस। सो बट मैक्सिमम ऑफ द मूवीज़, उनका जो म्यूज़िक है ना, वो लिटरली वो किसी इंडिया के गाने की कॉपी है। तो एज अ सिंगर अफसोस होता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि काम है, यू हैव टू स्टे रेलेवेंट, बट इट हर्ट्स टू सी दिस। बहुत सारे अभी लास्ट टाइम में अगर हम करण जौहर की मूवी देखें तो
जिस तरह से अब्रारुल हक के गाने को लिया गया, उसके बाद फिर अभी केसरिया का गाना आया, तो उसके बाद ये भी कहा गया कि वो जो पाकिस्तानी गाना था लारी छूटी, उसका वो कहीं ना कहीं वो वर्जन था। आपके ख्याल से पाकिस्तानी म्यूज़िक इतना स्ट्रॉन्ग है कि कॉपी की जा रही है, या हमारी चीज़ों को उठाया जा रहा है लेकिन हमें क्रेडिट्स नहीं मिल रहे? पाकिस्तानी म्यूज़िक एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं है। मतलब जो मैं कह रही थी ना कि हम लोग इंडिया की छोड़ी हुई चीज़ों को अपनी फिल्मों में अभी जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही लग रहा है कि इंडिया का छोड़ा हुआ म्यूज़िक जो डन इंडस्ट्री था वो उठा के कर रहे हैं। हमें क्योंकि अपनी कदर नहीं है, हमें अपनी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि आप अगर कभी मतलब मुझे तो अपनी अभी तक मौका नहीं मिला इस तरह इंडिया जाने का, लेकिन जितने मैं अपने सीनियर्स से सुनती हूँ तो वो अक्सर कहते हैं कि इंडिया इज़ क्रेज़ी अबाउट पाकिस्तानी म्यूज़िक, दे आर क्रेज़ी अबाउट पाकिस्तानी आर्टिस्ट। और जो म्यूज़िक हमारा है वो फ़र्क इसीलिए क्योंकि देखें सोच अलग है। तो क्या होता है, हर नई चीज़ अच्छी लगती है, तो उनके पास जो नहीं है जो वो हमारे पास है तो वो उनको अच्छा लग रहा है, और जो हमारे पास नहीं जो उनके पास है वो हमें अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लगता है, इंटर कनेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। जहाँ तक बात आती है म्यूज़िक उठाने की, आई नो इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स कि आप क्रेडिट नहीं मिल रहा। अब पता नहीं ये मैनेजमेंट लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कैसे म्यूज़िक उठाया जा रहा है। क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो मैं सुनती हूँ, मुझे भी कोई इसकी कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छी बात है इब्रारुल हक को इस वक्त क्रेडिट मिल गया जब उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जो मैंने सुना था जब ये गाना यूज़ हुआ था कि उस टाइम पे कहते हैं कि जिस टाइम पे व्हेन यू नो ऑल दीज आर्टिस्ट इब्रारुल हक या सज्जाद अली जितने भी बड़े नाम हैं, इनका म्यूज़िक कहते हैं कि एक रैकेट लेबल ने ले लिया था। और सज्जाद अली नहीं है, मतलब मुझे उनका नहीं पता, वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल में नाम ले लिया। मैं बताना चाह रही हूँ कि लॉट बताना चाह रही हूँ कि उनका म्यूज़िक जो है एक रैकेट लेबल ने लिया था, और आई थिंक कोई पेपर वर्क में ऐसा कुछ हुआ था कि शायद वो सारे राइट्स उन्हीं के हो गए थे उस रैकेट लेबल के, जिसकी वजह से शायद वो फियरलेसली यूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना उसमें मतलब मसाला डला हुआ है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। एंड जितनी डेयरिंग वो कर रहे हैं, मतलब बस म्यूज़िक उठा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई या तो के पास कोई ठोस पेपर वर्क है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर बहुत दुख की बात है। दुख तो मुझे होता है क्योंकि पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ द बेस्ट, नो डाउट। आपकी मोटिवेशन या आपकी इंस्पिरेशन क्या है म्यूज़िक में? मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन म्यूज़िक में जो है वो म्यूज़िक ही है। क्योंकि आई मीन कोई म्यूजिकल पर्सनालिटी? कोई म्यूजिकल पर्सनालिटी अगर आप पूछें तो माइकल जैक्सन, एवरीबॉडी नोज दिस। आई लव माइकल जैक्सन एंड आई थिंक मैंने जब एक जो उनका स्टेज परसोना है उसको देखकर बस मुझे हुआ था कि आई वांट टू बी आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट एंड आई वांट टू बी अ लाइव परफॉर्मर। ऑफ कोर्स आई डोंट मतलब सिंग लाइक हिम, माई म्यूजिक इज़ नॉट लाइक हिम, आई डोंट परफॉर्म लाइक हिम, बट वो जो एक परसोना था ना, वो जो एक ही वॉज अ कम्प्लीट लाइव आर्टिस्ट, तो वो चीज़ मुझे बहुत भा गई थी। और अब हमारे पाकिस्तान से बहुत नाम है, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो इतना टैलेंट है, लेकिन अगर मैं कुछ भी नाम लूँगी तो शायद दूसरों के लिए फिर वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। लेकिन टॉप ऑफ माई माइंड आबदा परवीन, द एपिटोम, जो मतलब हर एरा में वो रेलेवेंट रही हैं। मतलब कितनी मज़े की बात है कि आबदा परवीन हर एरा में रेलेवेंट है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कोई चलते हुए ट्रेंड्स को फॉलो करने की। मतलब क्या लाइफ है माशाल्लाह उनकी। मतलब आई वुड लव टू बी, मैं नहीं कह रही कि मुझे उनके जैसा बनना है, पर इस तरह आर्टिस्ट के जो मोहताज ही नहीं हो ट्रेंड्स का यार, समझ रहे हैं आप, कि उनको ज़रूरत ही नहीं है अपना स्टाइल बदलने की, वो जो कर रही हैं वो रेलेवेंट है हर दौर में। तो ये चीज़ मुझे बहुत भाती है आबदा जी की, और फिर जो उनका जोन है और जो उनकी आवाज़ है फिर वो तो फिर नेक्स्ट लेवल है। स्पॉटिफाई में फीचर करने के बाद क्या रिस्पांस इंटरनेशनली भी आ रहा है और नेशनली क्या रिस्पांस? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आई मीन बिकॉज व्हेन दिस हैपेंड आई वाज इन टर्की, और उसी दौरान जो है मतलब मेरा फ़ोन भर गया, और नॉट ओनली आई मीन पाकिस्तानी मीडिया वाज कवरिंग इट, आई वाज गेटिंग द न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। और बहुत ही कोई खूबसूरत बोलते हैं ना स्पॉटिफाई इनिशिएटिव लेकर आया है जिसमें वो औरतों को हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तानी, और मेरे लिए बहुत ये इमोशनल बात थी क्योंकि मैं भी मतलब मैं भी वो लड़की हूँ जो बचपन से एक सप्रेशन देख के आ रही थी, औरतों को सप्रेस होता देख रही थी। तो आज जब मैं देखती हूँ कि औरतों के लिए इतना हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और उनको सराहाया जा रहा है, सो इट फील्स ग्रेट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आई वुड से कि आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। और मैं कहूँगी कि हर कोई, everyone right now is reaching out to me and sending me wishes, so it feels great.
अच्छा नताशा, ये बताइएगा कि एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की लाइफ में इस वक्त सोशल मीडिया काउंट या सोशल मीडिया उनके फॉलोअर्स या डिजिट कितने, उनके डिजिट्स कितने ज़िंदगी में इस वक्त कितना असरअंदाज हो रहा है? बहुत दुख की बात है, लेकिन अब जो है टैलेंट नीचे है और फॉलोइंग नंबर्स ज़्यादा है। तो जिस टाइम पे मतलब मैं व्हेन आई वाज एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, तो मैंने आई डिड नॉट सी दिस कमिंग कि मुझे मतलब सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं मनवाना पड़ेगा लोगों को, लेकिन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स भी दिखाने होंगे कि भाई इतने हैं, देखो मैं रेलेवेंट हूँ, मैं वैलिडेशन दो मुझे। बट बिल्कुल है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का, नंबर्स का। और अब होता क्या है कि इन्हीं नंबर्स की वजह से, जो मैंने आपको पहले बात कही थी ना कि एक ही सर्कल में इंडस्ट्री रिवॉल्व कर रही है, एक ही सिंगर को सारा काम मिल रहा है, बाकी बस बैठे हुए हैं, एक ही प्रोड्यूसर को मिल रहा है, दैट्स बिकॉज they have the numbers, they have millions of followers, so they want that। तो और दूसरी बात ये है कि अब वो फॉलोअर्स कहाँ से आते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन उस जेन्युइन पे भी ज़ोर लगाना पड़ता है आपको। अब रेलेवेंस की जो गेम है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ब्रूटल और अजीब सी गेम हो गई है, और बहुत एक आपको एंग्जाइटी देने वाली गेम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट व्हाट दे डू इज़ दे पे द ब्लॉगर्स मंथली, एक अमाउंट, एक फ़ी होती है, जिससे जो है वो जितने भी ये जो ब्लॉगर्स के जो पेज आते हैं उसमें आपको अक्सर पोस्ट दिखती होगी कि लोग फलाना सेलिब्रिटी हैज़ टेकन व्हाट अ ब्यूटीफुल सेल्फी, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का एक न्यूज़ आ रहा होता है। बहुत इररिलेवेंट लगता है, लेकिन लोगों की नज़रों से गुजर रहा है। और बहुत जब आप इंस्टाग्राम की डिस्कवरी पे जा रहे हो तो कितने वही पेजेस पे उनकी हर जगह वो पोस्ट आ रही है, उनकी कोई न्यूज़ आ रही है कि आज उसने फ्राइडे वाली सेल्फी ली, फलाना यहाँ चले गए। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रही है, इट इज़ ऑल प्लान्ड, यू आर पेइंग देम मंथली, विच इज़ वाई दे आर कीपिंग यू रेलेवेंट। सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और होता क्या है इससे, जो नहीं कर सकते ना इस चीज़ को अफोर्ड, वो बेचारे रह जाते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कुछ दिनों पहले ये देख रही थी, आई एम नॉट टेकिंग एनी वन नेम, बट थिंग इज़ कि मैं ये देख रही थी उनके पास इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे आर एक्टिव और उनकी मिलियन में फॉलोइंग है। ये सारा गेम क्या बिकॉज नाउ दे नो कि टैलेंट इज सेकेंडरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, वो गेम समझ गए और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। आई थिंक लोगों को जो मतलब जो इससे ऊपर जो होते हैं, जो मतलब डील करते हैं टैलेंट के साथ, उनको देखना चाहिए कि हम टैलेंट को तरजीह दें या नंबर्स को तरजीह दें। लेकिन सैडली नंबर्स को तरजीह दिया जा रहा है, तो लोग भी फिर उसके हिसाब से अपना मुनाफा देख रहे हैं। सो जैसे दुनिया चलेगी लोग वैसे ही चलेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। या सही, ये अनफॉर्चुनेट भी है ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब कल को अगर ये चीज़ मुझे भी करनी पड़ रही होगी तो वो मेरे लिए बहैसियत एक रिक्वायरमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है, दैट्स इट। ना मैं ये कोई दिली खुशी से कर रही होंगी, क्योंकि अभी भी अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती, ऐसे कितने सारे मतलब हॉलीवुड के एक्टर्स हैं या और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं हॉलीवुड के, मुझे रश्क आता है उनकी लाइफ को देख के कि वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, काम मिल रहा है लेकिन उनको बहुत मतलब मज़े की बात है ये। मतलब कल को अगर मेरा भी दिल हो तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती बिकॉज़ वो एक आपकी दुकान लग गई है। पर लेकिन उस दुकान की रेनोवेशन भी ज़रूरी है, उस दुकान पे आपको पैसे मज़ीद डालने हैं उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इसमें देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट इट, बट यू हैव टू डू इट। ये सारी बातें तो हुई, आखिर में एक और सिर्फ कि अगर आप अपना म्यूज़िकल एल्बम का जो अभी है, अगर कोई ट्रैक गुनगुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, 9 गाने हैं वैसे इस एल्बम के, और मुझे होता है कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा गाऊं, लेकिन मैं क्योंकि एल्बम का नाम खिरद है तो हम मतलब एक उसमें ट्रैक है खिरद के नाम से, तो हम वो गा देते हैं। खिरद ने मुझको अता की नज़र हाकिमाना हाकिमाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका टाइम देने को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।